नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आपने सुना होगा कि आए दिन क्लाउड बर्स्ट की घटना देखने को मिल रही है। लेह का 2010 त्रासदी, केदारनाथ 2013 त्रासदी, बीते दिनों उत्तरकाशी में भी ऐसी ही घटना देखी गई और अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में फिर से क्लाउड बर्स्ट की घटना देखी गई है, जिससे कई लोगों के मरने के भी संकेत आ रहे हैं। ये भले ही आपदा कुछ समय के लिए आती है, लेकिन हमारे मन में एक गंभीर चोट पहुंचा जाती है। ये त्रासदी भारी मात्रा में जान और माल की हानि पहुंचाती है। आज का हमारा टॉपिक इसी विषय पर आधारित है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में क्लाउड बर्स्ट की घटना देखी गई है। अब हम एक बार इस पूरी घटना को समझ लेते हैं। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बादल फटने और भूस्खलन की घटना देखी गई है। कठुआ के राजबाग के जोत घाटी गांव और जंगलोट के बागरा गांव में क्लाउड बर्स्ट की घटना देखी गई है। क्लाउड बर्स्ट की घटना के बाद बाढ़ की स्थिति भी आई, जिसके कारण जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा और बाढ़ की समस्या हुई। इसके साथ ही भारी मात्रा में जान माल की हानि भी देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि अब तक 5 बच्चों समेत कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़े कितने सच हैं हमें नहीं पता। इसके साथ ही पुलिस की टीम द्वारा बचाव अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को जल्द से जल्द यहां से निकाला जा सके और उन्हें पूरी प्रॉपर व्यवस्था दी जा सके। अब हम समझ लेते हैं कि क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना होता क्या है। जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं, बादल फटना, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बादल है वो 2 हिस्सों में बट गया है। दरअसल इसके लिए एक कंडीशन यानी एक क्राइटेरिया दिया गया है, जिसके तहत ऐसा माना जाता है कि अचानक और तीव्र वर्षा की घटना होती है, यानी कि सीमित क्षेत्र में सीमित समय के लिए काफी तेज यानी काफी भारी मात्रा में वर्षा होती है, तो उसे हम क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना की स्थिति कहते हैं। लेकिन क्या सभी तरह की भारी बारिश को हम क्लाउड बर्स्ट की घटना कह सकते हैं? तो नहीं। दरअसल भारतीय मौसम विभाग के अनुसार क्लाउड बर्स्ट के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक की वर्षा होती है, तभी क्लाउड बर्स्ट की घटना होगी। यानी कि ये 2 क्राइटेरिया होने बहुत ही जरूरी है, तभी हम क्लाउड बर्स्ट की घटना मानते हैं। और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? इसके पीछे का मुख्य कारण जो है वो ओरोग्राफिक प्रभाव को माना जाता है। अब हम आगे समझेंगे कि आखिर ये ओरोग्राफिक प्रभाव होता क्या है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा ओरोग्राफिक लिफ्टिंग और क्लाउड बर्स्टिंग के बारे में बता रहा है। ये है हमारा पहाड़ और यहाँ इसे हम इधर देख लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारा पहाड़, यहाँ पर है नदी या कोई भी समुद्र। यहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं तेज गति के साथ, जिसमें कि नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जो है वो पहाड़ से टकराती हैं और ये ऊपर की तरफ जाती हैं, तो इसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर हमारा ऑलरेडी बादल होता है, जिसमें कि वर्षा की बूंदें छोटी छोटी होती हैं। अब ये जो हवाएं हैं ये ऊपर की ओर जा रही है। अब इन हवाएं जो है इनका टेम्परेचर कम हो जाता है और ये संघनित होकर के बादल बनाती हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो छोटे छोटे कण हैं ये बारिश होने नहीं देती। जब जब बारिश की घटना होती है ये हवा ऊपर जाते हैं और इन कणों में ही पानी का संचय करते जाते हैं। लेकिन इनकी भी एक कैपेसिटी होती है। जब ये अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं वाटर को, तो अचानक से तीव्र गति से इस क्षेत्र में बारिश होती है। काफ़ी सीमित समय के लिए होती है, लेकिन काफ़ी तीव्र गति से होती है। तो इस घटना को ही हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ये है हमारा पूरा प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि बादल फटने की या क्लाउड बर्स्ट के परिणाम क्या होते हैं। क्लाउड बर्स्ट जब होता है तो उसके साथ कुछ कुछ परिणाम भी होते हैं, जैसे कि आकस्मिक बाढ़ की स्थिति देखी जाती है, साथ ही भूस्खलन की स्थिति देखी जाती है। अब हम समझ लेते हैं आकस्मिक बाढ़ की स्थिति कैसे पैदा होती है और भूस्खलन की स्थिति कैसे पैदा होती है। तो आपने देखा होगा कि जब ये हमारा बादल है, क्लाउड बर्स्ट की घटना यहाँ पर हुई, यहाँ पे भारी मात्रा में जल नीचे आया समुद्र तल में। यहाँ पे अब पानी की मात्रा ज़्यादा हुई, जल स्तर इसका बढ़ गया और जब इसका जल स्तर बढ़ेगा तो आसपास के क्षेत्रों में यहाँ का पानी दूसरे क्षेत्रों में जाएगा और वहाँ पर बाढ़ की घटना पैदा होती है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इनकी परिभाषा, यानी कि जल स्तर में अचानक से भारी मात्रा में वृद्धि होती है तो बाढ़ की घटना देखने को मिलती है। वहीं कारण की बात करें तो तीव्र वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति होती है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि भारी मात्रा में जान और माल की हानि देखने को मिलती है। वहीं संवेदनशीलता की बात करें तो वर्षा की तीव्रता पर निर्भर होता है, यानी कि जितनी अधिक वर्षा होगी उतनी
ही बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जाएगी। अब भूस्खलन की बात कर लेते हैं। ये हमारा पहाड़, यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की हमारी घटना हुई। मान लीजिए यहाँ पे रास्ते में कई तरह के पेड़ होंगे, चट्टान होंगे जो पहाड़ से लगे होंगे। अब यहाँ से काफ़ी तेज़ गति में बारिश आ रही है। इसके रास्ते में जो भी पेड़ पौधे पड़ेंगे, जो भी चट्टान पड़ेंगी, वो अपने साथ लेते हुए नीचे आ जाएगी। ये यहाँ पर हो जाएगा। अब मान लीजिए ये चट्टान है तो ये अपनी जगह से हिलती है यानी स्लाइड करती है, यानी लैंडस्लाइड। यही हमारी घटना कहलाती है भूस्खलन। अब एक बार हम परिभाषा पे गौर कर लेते हैं तो ढलान से नीचे की ओर सामग्री का विशाल विस्थापन, यानी ये चट्टान जो है वो भारी मात्रा में नीचे की साइड आ रही है, यही हमारा लैंडस्लाइड। अब इनका कारण क्या है? इनका कारण है भारी वर्षा, ये हमने देख ही लिया। कटाव और अपक्षय, अपक्षय यानी चट्टानों का टूटना। भारी मात्रा में जब बारिश हो रही है तो ये चट्टान जो है वो घिस घिस कर अपनी जगह से हटेंगे, इन चट्टानों का कटाव होगा, तो ये हो गया हमारा अपक्षय। वहीं प्रभाव की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि वैश्विक मौत में 8% हिस्सेदारी किसकी होती है? भूस्खलन की। संवेदनशीलता की बात करें तो भारत का 13.17% क्षेत्र जो है वो संवेदनशील होगा। आपको बता दें कि क्लाउड बर्स्ट की जो घटना है वो अक्सर हिमालयी क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि मैदानी क्षेत्रों में ये घटना नहीं होती, बहुत कम मात्रा में होती है, ना के बराबर में होती है, लेकिन अधिकतर जो इसका प्रभाव है वो हिमालयी क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। अब हम समझ लेते हैं कि बादल फटने की घटना को पहचानते कैसे हैं। डॉपलर प्रभाव, यहाँ पे बादलों की दिशा, गति और तीव्रता का अनुमान लगाया जाता है। यानी डॉपलर प्रभाव से जो हमारी मौसम की स्थिति है उसका हम पता लगा सकते हैं। किस एरिया में कितनी तेज बारिश होगी इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं डॉपलर प्रभाव से, लेकिन ये इतनी महंगी है कि इसको हर क्षेत्र में नहीं लगाया जा सकता है। सेकंड है हमारा सैटेलाइट मॉनिटरिंग, यानी हवा और बादलों पर नजर। ये भी सेम वैसा ही कि सैटेलाइट के जरिए मौसम का अनुमान लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि क्लाउड बर्स्ट की भविष्यवाणी में चुनौतियां क्या हैं। यानी कि क्लाउड बर्स्ट की जब घटना हो रही है उसके पहले ही हम इसका पता लगा करके इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको बता दें कि क्लाउड बर्स्ट जो है वो प्राकृतिक आपदा है, ये अचानक से होती है, इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? जलवायु परिवर्तन, अप्रत्याशित मौसम पैटर्न के कारण चरम घटनाओं में वृद्धि हो रही है। आपने देखा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जलवायु पैटर्न जो है वो काफ़ी चेंज हो रहा है, काफ़ी जल्दी जल्दी बदल रहा है। तो ये एक वजह है, इसकी वजह से हमारा जो है मौसम पैटर्न के कारण चरम घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण क्लाउड बर्स्ट की घटना देखने को मिल रही है। सीमित उपकरण, यानी दूरदराज के क्षेत्रों में अपर्याप्त मौसम निगरानी उपकरण। जैसे कि हमने बताया कि जो हमारा डॉपलर इफेक्ट है और जो हमारा सैटेलाइट मॉनिटरिंग है वो काफ़ी महंगी है। पहाड़ी क्षेत्रों में इनको लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, इलाके की वजह से भी और महंगे की वजह से भी। छोटा क्षेत्र और समय, यानी छोटे क्षेत्रों में त्वरित बारिश की भविष्यवाणी करने में कठिनाई होती है। जो हमारा सैटेलाइट मॉनिटरिंग है उससे हम किसी राज्य का, किसी ज़िले का तो मॉनिटरिंग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये चाहें कि किसी ज़िले में किसी एक उस ज़िले के छोटे से गांव की मौसम की जानकारी हम पता कर सके तो ये लगाना, एग्जैक्टली लगाना मुश्किल होता है। ये हमारा पॉइंट हो गया। तेज़ी से बदलता मौसम, यानी मौसम की तेज़ी से बदलती स्थितियों को पहचानने में असमर्थता, यानी कि वही है कि मौसम पैटर्न में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव होता है पहाड़ी इलाकों में, जिसकी वजह से भी अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जटिल भूगोल, पहाड़ी इलाकों में हवा के पैटर्न को समझना मुश्किल होता है, यानी कि वहाँ पर कभी भी अचानक से स्थिति बदल जाती है मौसम की, तो हवा के पैटर्न को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। अब हम समझ लेते हैं कि बादल फटने के प्रभाव को कम करने के उपाय क्या हैं। समय से अलर्ट देकर लोगों को सुरक्षित करना। आपने गूगल पे अक्सर सर्च किया होगा कि किसी लोकेशन की आपको टेम्परेचर देखना है तो आपको गूगल पे टाइप करते मिल जाता है कि इस लोकेशन की, इस जगह की टेम्परेचर इतना होगा, और साथ ही टाइम के हिसाब से वहाँ का टेम्परेचर, अगर बारिश होने वाली है तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे हम वर्षा का अनुमान लगा सकते हैं। तो जब भारी वर्षा हो रही है तो उसी टाइम हम क्लाउड बर्स्ट के लिए भी तैयार रहें, उसी टाइम हम लोगों को अगर सूचना पहुँचा दें समय से, तो इस समस्या से जो है थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं जल निकासी सिस्टम, बारिश हुई, पानी भरा, पानी को निकलने का प्रॉपर स्थान नहीं है, प्रॉपर प्लेस नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर पानी बहुत मात्रा में बढ़ जाता है और बाढ़ की स्थिति भी देखने को मिलती है। इसलिए जो हमारी जल निकासी सिस्टम है उसे हमें सही करना पड़ेगा। साथ ही तालाब और हरित क्षेत्र बनाकर बाढ़ नियंत्रण करना पड़ेगा, यानी जो हमारे जो है बांध वगैरह बनाकर भी इस पर नियंत्रण करना चाहिए। साथ ही मृदा कटाव कम, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हम वनों को, जंगलों को भारी मात्रा में काट रहे हैं, जिसका परिणाम हमें कहीं ना कहीं विपरीत ही देखने को मिल रहा है। मृदा क्षरण होता है,
तो हमें मृदा कटाव कम करना चाहिए। पुनर्वनीकरण कैसे करेंगे? अधिक से अधिक मात्रा में पौधे लगाएंगे, जिसके कारण हमारा मृदा कटाव कम होगा। साथ ही जागरूकता और शिक्षा अभियान भी चलाया जाना चाहिए। एनजीओ और सरकार को ऐसे कैंपेन चलाने चाहिए जिसमें लोगों को ये बताया जा सके कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, आपके पास ऐसी स्थिति में क्या क्या ज़रूरी सामान होने चाहिए जो ज़रूर से आपके पास होने चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति आ रही है फ्यूचर में तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। साथ ही बाढ़ वाले इलाकों में निर्माण कम करें। इतिहास की बात करें तो आपदाएं अक्सर जल क्षेत्र वाला जो एरिया होता है वहीं से देखने को मिलती है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे नदी वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर हमें निर्माण कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन जब जब हम प्रकृति के विपरीत जाते हैं उसका दंश हमें कहीं ना कहीं झेलना ही पड़ता है। और यही एक रीज़न है कि बाढ़ वाले इलाकों में निर्माण कार्य बहुत ज़्यादा हो रहा है। नदियों के किनारे लोग बस रहे हैं, जिसके कारण जब ऐसी स्थिति, बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है तो सबसे अधिक प्रभावित ऐसे ही क्षेत्र होते हैं। तो अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। बादल फटने की घटनाएं भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक होती हैं? ऑप्शन है ए गंगा मैदान, बी हिमालय क्षेत्र, सी पश्चिमी रेगिस्तान, डी दक्कन का पठार। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ।